अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बिल्कुल एक नई वीडियो आपके पास साथ लेकर आई हूँ। अच्छा, इस वीडियो में हम सी में प्रोग्राम बनाना सीखेंगे, जैसा कि मैंने आपको कहा था। तो इसके लिए हमारे पास एक ऑनलाइन कंपाइलर होता है प्रोग्रामीज़ नाम का। ठीक है, इसको हम खोलेंगे, ये एक आईडी ही है। हम जस्ट गूगल पे लिखेंगे ऑनलाइन सी कंपाइलर, तो हमारे पास एक ऑनलाइन सी कंपाइलर का जो है वो एक ऑप्शन आ जाएगा। हमें फ़र्स्ट लिंक खोलनी है, जो कि किस नाम से है, हमारे पास फ़र्स्ट लिंक प्रोग्रामीज़ के नाम से है। ठीक है, और द वेरी फर्स्ट लिंक जो आएगी उस पर क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद हमारे पास जो है वो प्रोग्रामीज़ की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद ये हमें दो इसका इंटरफेस दिखाएगा। इसका इंटरफेस दो हिस्सों में है, एक मेन और सी का है और एक आउटपुट है। ठीक है, तो मेन सी में हम अपना सोर्स कोड लिखेंगे और आउटपुट में हमें इसका आउटपुट मिलेगा। तो हमारे पास ये जो डबल स्लैशेस आप देख रहे हो, ऑनलाइन सी कंपाइलर टू रन सी प्रोग्राम ऑनलाइन, ये नॉन एग्जीक्यूटेबल पार्ट है। ठीक है, ये चीज़ पे मैंने कर्सर रखा है, ये कंपाइलर नहीं पढ़ेगा। ये हमारा डॉक्यूमेंटेशन है, कमेंट स्टेटमेंट है। ठीक है, इसको कंपाइलर इग्नोर करता है। ये प्रोग्रामर अपनी याद दहानी के लिए लिखता है कि उसको कभी याद रहे कि उसने कौन सा प्रोग्राम बनाया था, क्यों बनाया था। रिमार्क्स के तौर पे वो ये चीज़ करता है, लिखता है। ठीक है, ये यूज़र के अपने रिमार्क्स होते हैं, जो यूज़र चाहता है कि बाद में कभी वो अपना प्रोग्राम खोले तो उसको पता चले कि ये प्रोग्राम किस चीज़ से रिलेटेड था, तो एज एन हिंट्स वो ऊपर लिख देता है। और ये हर प्रोग्रामर करता है, क्योंकि नॉन एग्जीक्यूटेबल होते हैं, ये कमेंट स्टेटमेंट्स होती हैं। ये जो हमारा पर्पल से हैश इंक्लूड लिखा है stdio.h, ये हमारी हेडर फाइल है। हैश इंक्लूड का मतलब क्या होता है कि शामिल कर दो वो वाली हेडर फाइल, मतलब स्टूडियो वाली हेडर फाइल, stdio.h, सॉरी स्टूडियो नहीं। फिर ये int मैन है, ये मैन का फंक्शन है। अच्छा, इस मैन के फंक्शन का एक कर्ली ब्रैकेट में नीचे कर दूँगी, और ज़्यादा बेहतर है कि आप भी ये नीचे ही रखें। फिर अगेन कमेंट स्टेटमेंट यूज़ हुआ है, जो लाइट से ग्रे से हाईलाइट हुआ है। ठीक है, यहाँ हम एक अपना प्रोग्राम बनाएंगे। मैं एक प्रोग्राम बनाना चाह रही हूँ 2 नंबर को प्लस करने का। ठीक है, ये छोटा सा प्रोग्राम है, और इस छोटे से प्रोग्राम में हम फंक्शन यूज़ करेंगे इनपुट और आउटपुट के। सी लैंग्वेज में इनपुट और आउटपुट के फंक्शंस के लिए हम printf और scanf के फंक्शन यूज़ करते हैं। printf का जो फंक्शन है वो हम आउटपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं, और scanf का फंक्शन हम किस लिए यूज़ करते हैं, इनपुट के लिए। तो यहाँ जो मैं printf का फंक्शन यूज़ कर रही हूँ ना, ये मैं किस लिए यूज़ कर रही हूँ, हमारे पास आउटपुट के लिए, और scanf का क्यों यूज़ करूँगी मैं, इनपुट के लिए। तो फ़िलहाल के लिए मैंने वो कमेंट स्टेटमेंट रिमूव कर दिया है। अब मैं इस printf के ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर, ब्लॉक के अंदर भी मैं मिटाऊँगी इसको, और मैं इसके ब्लॉक के अंदर अपनी कोई स्टेटमेंट लिखूँगी। लाइक सबसे पहले तो मैं वेरिएबल डिक्लेयर कराऊँगी, जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है int a। ठीक है, और उसके बाद मैं int b लिखूँगी। लेकिन वेरिएबल लिखने की भी एक तरीक़ाकार होता है, एक शर्त होती है। अच्छा, इसमें मैंने एक गलती छोड़ी है, एक मिस्टेक है। वो मिस्टेक मैंने इसलिए यहाँ पे रहने दी है कि बाद में मिस्टेक को कैसे रिमूव करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं अपने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रही हूँ। एक मैंने a के नाम से वेरिएबल लिया है, एक वेरिएबल मैं b के नाम से ले रही हूँ। ठीक है, वेरिएबल लेने का मकसद ये है कि जब हम वेरिएबल्स लेते हैं तो कंपाइलर हमारी सिस्टम में 2 स्पेसेस, जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी स्पेस एलोकेट कर देता है, ताकि अब जब हम वेरिएबल्स को खाली लिख के छोड़ते हैं, लाइक मैंने ए बी और सम लिख के छोड़ा है, तो ये इनिशियलाइज़ हुए हैं, ये डिक्लेयर हो गए हैं। तो ये डिक्लेयर का मतलब है अनाउंसमेंट करना। ये इनिशियलाइज़ कब होते, जब मैं लिखती a = 5, b = 6। बट मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा, मैंने जस्ट a b और सम लिख कर छोड़ा है। क्यों छोड़ा है, क्योंकि मैंने कंपाइलर को जस्ट अनाउंस किया है कि ये मेरा वेरिएबल है और ये मेरे प्रोग्राम में यूज़ होगा। ठीक है, अभी मैंने कोई वैल्यू नहीं डाली। अगर मैं इसमें वैल्यू डालती तो ये मेरा इनिशियलाइज़ हो जाता। सही है, तो int मैन के बाद कर्ली ब्रैकेट के बाद हमने वेरिएबल डिक्लेयर करा है। सही, int क्यों है, ताकि रिटर्न, ये मुझे बताएगा कि मेरे वेरिएबल का रिटर्न डेटा टाइप क्या है। सही है। अच्छा, अब printf के अंदर मैं पहली स्टेटमेंट लिखूँगी अपनी। ठीक है, पहली स्टेटमेंट मेरी क्या होगी, लाइक एंटर फर्स्ट नंबर। जब मैं लिखूँगी एंटर फर्स्ट नंबर, तो इस एंटर फर्स्ट नंबर का मतलब है कि यूज़र की स्क्रीन पर एक मैसेज जाएगा। किस नाम से जाएगा वो मैसेज, एंटर फर्स्ट नंबर। ये मैसेज यूज़र की स्क्रीन पर क्यों आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यूज़र यूज़ कर रहा है printf का फंक्शन। और क्योंकि मैं बता चुकी हूँ printf का फंक्शन आउटपुट के लिए यूज़ होता है। इसको बिल्कुल ऐसे याद रखें सिंपल, कि प्रिंटर हमारे पास कौन सी डिवाइस होती है, आउटपुट। ठीक है, तो इसी तरीके से जो printf का फंक्शन है वो प्रिंटर से याद रखें, और printf मतलब ये आपको क्या देगा, आउटपुट देगा। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि मैं हर स्टेटमेंट के आखिर में एक टर्मिनेटर्स लगा रही हूँ। क्यों, क्योंकि ये हर स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए ज़रूरी होता है, जो सेमीकोलन का साइन है।
ठीक है। इसके बाद मेरे पास क्या है यहाँ पे, अब मैंने जब printf का फंक्शन यूज़ कर लिया, अब यूज़र के पास एक मैसेज तो जा रहा है, लेकिन यूज़र को अब यहाँ पे इसके अंदर इनपुट देना है, सही है। तो इनपुट देने के लिए हमारे पास एक फंक्शन हम यूज़ करते हैं एंड दैट इज़ scanf। और एक चीज़ आप और भी देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पे इंटर के आसपास कोटेशन लगा रही हूँ। जैसे ही मैंने कोटेशन लगाया, इसने कलर चेंज कर लिया, तो ये इसकी सिंटेक्स हाईलाइटिंग होती है कि अगर इसका सिंटेक्स सही होता है तो हमारे पास जो भी कुछ हम लिखते हैं वो अपना कलर क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। अब मैं इनपुट देने के लिए फ़ंक्शन यूज़ करूँगी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं कौन सा फ़ंक्शन यूज़ करूँगी इनपुट देने के लिए, scanf का। अब ये फंक्शन भी बहुत सिंपल है। इसमें हम क्या करते हैं, हम %d लगाते हैं। %d ये बताता है कि मेरे वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू आनी है, इंटीजर वैल्यू आनी है। मैं नंबर्स को इनपुट कर रही हूँ ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, इंटीजर वैल्यू आएगी। क्लियर है। तो %d लगाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि कंपाइलर को ये बताना कि मेरे वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, इंटीजर। अब सपोज़ करो यूज़र ने फर्स्ट नंबर की जगह कुछ नंबर डाल दिया, अब वो नंबर कहाँ पे आए, ए के अंदर आए, बी के अंदर आए या सम के अंदर आए, इसको बताने के लिए हमारे पास एक स्पेशल सिंबल होता है जो मैंने अभी लगाया, %का साइन। ये एड्रेसिंग सिंबल होता है। इसके साथ आप जो भी वेरिएबल लिखोगे, तो आप जब नंबर डालोगे, जो भी नंबर डालोगे, इस %के साथ जो वेरिएबल होगा वो नंबर उस पर चला जाएगा। ठीक है। अब ज़रा वापस आएंगे और अपनी एक और स्टेटमेंट लिखेंगे सेकंड नंबर को एंटर करने के लिए। सेम यही printf वाली स्टेटमेंट आएगी जो मैंने लिखी है, लेकिन इस बार इसमें क्या हो जाएगा, लाइक एंटर सेकंड नंबर। सही है। तो स्टेटमेंट को टाइप होने देते हैं पहले। तो यहाँ मेरी स्टेटमेंट देखें टाइप हो रही है और मैंने यहाँ पे लिखा है एंटर फर्स्ट नंबर लिख दिया था। अब यहाँ पे मैं लिखूँगी एंटर सेकंड नंबर। सही है। कोटेशन के अंदर काम करना है। अगर आप कोटेशन के अंदर काम नहीं करेंगे तो ये आपका कलर ही चेंज नहीं करेगा, तो सिंटेक्स ही हाईलाइट नहीं होगा, तो ये आपको बता ही नहीं पाएगा कि जो है वो आप, मतलब आप खुद समझ जाओ, जब आपका सिंटेक्स हाईलाइट नहीं हो रहा दैट मीन्स कोई ना कोई गड़बड़ है। ठीक है। गड़बड़ कैसी है, कोटेशन की गड़बड़ हो सकती है। ठीक है। अच्छा, इस प्रोग्राम से मैंने ना कुछ एरर्स छोड़े हैं। वो एरर्स इसलिए छोड़े हैं, जानबूझ के छोड़े हैं, ताकि आपको पता चल पाए कि एरर्स की डिबगिंग कैसे होती है, रिमूवल कैसे होता है एरर्स का। ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास 2 नंबर आ गए हैं, दूसरा मैसेज आ गया है। अब हम यहाँ पे scanf की लाइन लिखेंगे। scanf की लाइन हमें क्या बताएगी कि हमारे पास जो है वो अब दूसरे नंबर में मुझे क्या देना है, यहाँ पर दूसरे नंबर में मैं अब मैं ए के अंदर तो नंबर आ गया, अब मैं बी के अंदर नंबर देना चाह रही हूँ। तो वही मैं क्या करूँगी, %d लिख के पहले इसको बताऊँगी कंपाइलर को कि मेरी वैल्यू कैसी है, इंटीजर है, और वेरिएबल के साथ मैं क्या करूँगी, लाइक यहाँ मैंने %d का सिंबल लगाया। ठीक है। और उसके बाद जो है वो मैंने कॉमा लगाया, कॉमा से सेपरेट करेंगे इसको हम, और सेपरेट करने के बाद आफ्टर सेपरेटिंग हम एड्रेसिंग सिंबल लगाएंगे। ठीक है। जो हमारा कौन सा होता है एड्रेसिंग सिंबल, %का साइन होता है। वो लगाने के बाद हम दूसरे वेरिएबल का एड्रेस दे देंगे जो कि क्या है, b। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ ख़त्म हो गई। अब दोनों नंबर्स हमने इनपुट ले लिए हैं, अब इन 2 नंबर्स का प्लस करना है। ठीक है। प्लस करने के लिए हमने एक स्टोरिंग वेरिएबल भी लिया है ऊपर, सम। हम वही वेरिएबल लगाएंगे ऊपर, कौन सा, सम का। जब हम वो स्टोरिंग वेरिएबल ऊपर लगा देंगे, तो लगाने के बाद जब स्टोरिंग वेरिएबल हमारा है सम, अब हम यहाँ लिखेंगे सम। ठीक है। जब हम यहाँ पे सम लिखेंगे इज इक्वल्स टू लगा के, जो फार्मूला मैथ्स में लगाते हो वही फार्मूला लगेगा, लाइक सम इज इक्वल्स टू a + b। ठीक है। क्योंकि जो हमारे 2 नंबर्स यूज़र ने डाले हैं वो एक a में डाला है और एक b में डाला है, तो a और b लिखेंगे ताकि जो भी नंबर यूज़र डाले वो a और b में होगा। तो बेसिकली हम a और b को प्रिंट करवाएंगे। ठीक है। यानी a और b को हम क्या करवाना चाह रहे हैं, प्लस करवाएंगे। ठीक है। फिर से बता देती हूँ कि प्रोग्राम से मैंने एरर्स छोड़े हैं, उसको हम आखिर में रिमूव करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फार्मूला भी लगा दिया। अब मैं अपनी लास्ट लाइन लिखूँगी। बिल्कुल लास्ट लाइन में मैं ये बोलूँगी कि यूज़र के पास एक फ़ाइनल मैसेज आ जाए जिसमें ये हो कि द सम ऑफ 2 नंबर इज़
दिस मतलब मैं आखिर में एक लाइन लिख के ये बताना चाह रही हूँ कि द फाइनल कंक्लूजन लाइन यूज़र के पास आ जाए कि भाई 2 नंबरों का सम ये आया है हमारे पास। तो वो भी एक तरीके से प्रिंट करवा रही हो स्क्रीन पर तुम मैसेज, सही है। मतलब आप स्क्रीन पर मैसेज का प्रिंट करवा रहे हो, तो स्क्रीन पर मैसेज प्रिंट करवा रहे हो तो उसके लिए आपको फिर से प्रिंट एफ यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम प्रिंट एफ यूज़ करेंगे तो अब यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे जिसमें हम लिखेंगे द प्रिंट एफ सबसे पहले, तो उसके बाद हम लिखेंगे द सम ऑफ 2 नंबर इज़। तो यहाँ पे मैं अपनी स्टेटमेंट को टाइप कर रही हूँ। अगर आपको लगे ये थोड़ी स्लो स्पीड में तो आप इसको 2x की स्पीड में भी चाहो तो देख सकते हो, लेकिन अगर आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहते हो ना तो इसको इसी स्पीड पे देखिएगा ताकि आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर भी अगर कोई क्यूरी हो तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बस मैं 2 अपनी स्टेटमेंट लिख रही हूँ। एक स्टेटमेंट लिखना चाह रही हूँ कि लाइक द सम ऑफ 2 नंबर इज़। ये स्टेटमेंट आप चेंज कर सकते हो, ये आप कोई भी मैसेज लिख सकते हो, लाइक सम इज़ दिस या 2 नंबर सम इज़, इस तरीके से आप तो कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन जो एक रूल चलता है ना वो ये चलता है द सम ऑफ 2 नंबर इज़। तो मैं भी बिल्कुल ऐसे ही लिखूँगी द सम ऑफ 2 नंबर इज़। और आखिर में मैं देखें यहाँ पे %d लगाने वाली हूँ। %d किस लिए होता है ये ज़ाहिर से ही बात है ये बताना कि मेरा जो भी अब नंबर आने वाला है, जो भी वेरिएबल आने वाला है उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, इंटीजर, ठीक है। %d लगाऊंगी। % का साइन लगाने के बाद मैं क्या करूँगी, अब जहाँ पे मैं जिसके अंदर मेरा सम पड़ा हुआ है, सम किसके अंदर है, सम के वेरिएबल के अंदर है, तो मैं कॉमा लगा के क्या लिख दूँगी, सम, ठीक है। अब लास्ट में मैंने क्या करना है, बस कॉमा लगाना है और सम लिखना है, ठीक है। उसके बाद मैं टर्मिनेटर्स लगाऊंगी, सही है, ब्रैकेट के बाहर निकल के, क्योंकि हर ब्रैकेट के बाद टर्मिनेटर लाजमी है। और जहाँ जहाँ आप देख रहे हो ना हमने टर्मिनेटर नहीं लगाए, वो मैंने जानबूझ के छोड़ी है ये चीज़, क्यों था, क्योंकि बाद में हम लगा के एरर्स की रिमूवल करेंगे, ठीक है। सो नाउ द फाइनल स्टेप इज़ रिटर्न 0, जो कि खुद ब खुद लिखा हुआ आया है। अच्छा, इस कंपाइलर में हमारे पास एक फ़ायदा ये होता है कि हैश इंक्लूड, INT मेन और ब्रैकेट्स और रिटर्न 0 जैसी चीज़ें ना लिखी हुई आती हैं। लेकिन अगर आप ये कंपाइलर यूज़ ना करो और आप कोई और कंपाइलर यूज़ करो, लाइक डेव यूज़ करो, लाइक VS कोड यूज़ करो, तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास ये चांसेस होते हैं कि हमें ये वाली चीज़ें भी क्या करनी पड़े, खुद लिखनी पड़े। खुद लिखने का मतलब हमारे पास क्या है कि हमारे पास हमें इस चीज़ों को खुद टाइप करना पड़े। हम हैश इंक्लूड भी लिख रहे हों, हम stdio भी लिख रहे हों, हम INT मेन भी लिख रहे हों, तो इससे क्या होता है कि हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो ज़्यादा बेहतर है कि हम एक ऐसा ब्राउज़र एफिशिएंट कंपाइलर यूज़ करें जिसमें ये सब चीज़ें लिखी हुई आ रही हों, सो हमें लेस कोड टाइप करना पड़े, हमें सिर्फ हमारा बॉडी ऑफ द कोड टाइप करना पड़े जो पैरेंथेसिस के अंदर होता है। नाउ द प्रोग्राम हमने पूरा लिख लिया। अब हम रन करेंगे, आउटपुट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये रन हो रहा है। देखें सर्कल रिवॉल्व हो रहा है ब्लू कलर से आउटपुट के बराबर। अब एक प्ले का बटन आ रहा है। नाउ भी देखो कुछ एरर्स शो कर रहा है कि बता रहा है कि INT A INT B में एरर है, फिर ये scanf में एरर बता रहा है, सही है। तो ये बार बार एरर्स को शो कर रहा है कि लाइन 6 में एरर है, लाइन 10 में एरर है, लाइन 11 में एरर है। अब वापस हम मैन और सी के प्रोग्राम में जाएंगे, जो मैन सी लिखा हुआ है ना इसमें। अब इसमें जाके हम चेक करेंगे कि क्या एरर्स हैं क्या हमारे। सबसे पहले हम एरर जो रिमूव करने वाले हैं वो हम किस INT वाली यानी लाइन नंबर 6 से करेंगे। अब देखो एरर क्या है कि मैंने INT को 2 बार यूज़ कर लिया है, ठीक है। और एक और एरर दे रहा है, ये मैंने क्या किया है, %d लगाना था लेकिन मैंने सिर्फ क्या लगा दिया, dd। तो % का साइन क्या है यहाँ पे, नेसेसरी है। जब मैं % का साइन लगाऊंगी तभी कंपाइलर इसको एक्सेप्ट करेगा। मैं ऊपर भी जो d है printf में, scanf में मैं वहाँ भी % का साइन लगाऊंगी, क्योंकि % का साइन अगर नहीं होगा, क्योंकि ये एक पूरा फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है जो कि कंपाइलर सिर्फ %d के नाम से ही समझता है कि ये इंटीजर वैल्यू को इंडिकेट करेगा। अब मैं फिर रन करके देखूँगी कि शायद अब चल जाए ये, ठीक है। %d लगा के, सो %d लगा के फिर ये प्ले का जो बटन है हमारे पास आ रहा है, मैं इस बटन पे क्लिक करूँगी। अब फिर देखें ये एरर दे रहा है या नहीं दे रहा है। ना हो तब फिर एरर आ रहा है हमारे पास। अब क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि अभी भी मैंने एक गड़बड़ करी है। वो गड़बड़ क्या है कि मैंने लाइन नंबर 6 में एरर रिमूव नहीं किया, ठीक है। लाइन नंबर 6 में एरर रिमूव करने के लिए वापस से मैं कहाँ जाऊँगी, मैन सी पे जाऊँगी। अब जब वापस से मैं सी के प्रोग्राम पे गई तो आप देखें खुद कि मैंने INT को बार बार लिख दिया है।
जबकि ज़रूरी नहीं है हम INT बार बार लिखें। अगर मैं लिख रही हूँ तो फिर मुझे इस बार INT को कैसे लिखना पड़ेगा, अगली लाइन से, नेक्स्ट लाइन से। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं बार बार INT लिखूँ तो फिर मुझे INT ए लिख के छोड़ना पड़ेगा, अगली लाइन से INT बी। लेकिन एक ही लाइन में मैं 2 बार INT नहीं लिख सकती, तो मैं ए बी और कॉमा लगा के सम लिखूँगी। तो ये हमारा राइट वे है वेरिएबल के डिक्लेरेशन का। आप ए बी की जगह चाहो तो अपना नाम लिख दो, कोई सा भी कुछ भी लिख सकते हो। अब मैं रन करूँगी तो देखो मेरा प्रोग्राम रन हो गया। अब पहला प्रिंटफ का मैसेज आ रहा है, एंटर फर्स्ट नंबर। यूज़र जो भी नंबर डालेगा, सपोज़ करो यूज़र ने डाल दिया यहाँ पे हमारे पास जो है वो कोई सा भी नंबर आप डाल सकते हो। यूज़र डाल रहा है 13 डालेगा, एंटर करेगा, ठीक है, कीबोर्ड से। नाउ द सेकंड मैसेज इज एंटर सेकंड नंबर। सो ये 13 यूज़र ने डाला ना, ये किस में सेव हो गया, ए में, क्योंकि हमने ए का एड्रेस दिया था। अब डाल दिया 12। अब यूज़र करेगा रन करने के बाद वो हमें एक लाइन देगा, सही है। अब वो लाइन वो कौन सी देगा, ये हमें कोई सा भी नंबर डाल दें, आपके ऊपर है। आप 12 डाल दें, 13 डाल दें। अब ये रन का बटन आ रहा है नीचे, देखो द सम ऑफ 2 नंबर इज़। तो जो लाइन हमने आखिर में इसको दी थी ना, ये वो लाइन दे रहा है 25। चले एक बार और रन करते हैं, ठीक है। अब पूरे प्रोग्राम को हम एक बार और रन करेंगे इस प्ले के बटन पे क्लिक करके। अब हम डिफरेंट वैल्यूज़ डालेंगे, ठीक है। डिफरेंट वैल्यूज़ का मतलब क्या है हमारे पास कि कोई से भी नंबर डाल दें, इस बार बिल्कुल डिफरेंट वैल्यू डालेंगे। एंटर करके वैल्यू डाल रही हूँ कि अगर 7 नहीं डालो तो आप एंटर करके डालो, तो एंटर करके भी आपकी वैल्यू जाएगी, सही है। इस बार अभी मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 34, फिर मैं एंटर करूँगी, सही है। और फिर मैं एंटर करके यहाँ पे अगेन, इसके आगे नहीं डालना चाह रही, मैं मिटा दूँगी इसके आगे से, और मैं अगेन नीचे ही डालूँगी, ठीक है। तो मुझे ये 88 सम दे रहा है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा एक सी का प्रोग्राम था, छोटा सा 2 नंबर का प्लस करने का। आई होप आपको समझ आया होगा। और अगर इसमें फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रही है, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो जो है वो आप क्या कर सकते हो कि मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो जो है वो वीडियो को बहुत गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। और जो है वो मुझसे कमेंट सेक्शन में कोई क्यूरी हो तो सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, सही है। और इंशाल्लाह कल फिर मैं आपके पास हाजिर रहूँगी एक नए टॉपिक के साथ। तो ज़रूर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि सी लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिसको आप सिर्फ देखें और आपको समझ में आ जाए। इसके लिए आपको प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए होगी, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको रिक्वायर्ड आउटकम नहीं मिलेगा, सही है। सो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स। नाउ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।